हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। चलो, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, चैप्टर 14 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द सिमिलर chapter is there in CMA Finance. And the good news is I have the scanner. If you can see, कैसे दिखाऊं? नवंबर 24 अटेम्प्ट। आइडली मुझे अपने नोट्स में ही डाल देना चाहिए, बट वो भी मैं डाल दूंगा। सो मोर और लेस दिस इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर। बोलेंगे सर प्रैक्टिकल कैसे है, इसमें तो बहुत सारी थ्योरी भी हो सकती है। आई टोटली एग्री। I'll say 20%, 15 to 20% there are chances कि आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का या 6 नंबर का, and 80 to 85% chances are that you will get a practical out of it. Because practical कैसे मिलेगा? Multiple type of practical. When we'll do practical, we'll discuss. But as I say multiple times, जैसे कि मैं आपको समझाते रहता हूँ, अगर आपको थ्योरी समझ में आएगी तभी आपको प्रैक्टिकल ठीक से समझ में आएगा. सो इट इज कंपल्सरी, it is mandatory for you to read through the theory once in detail, and once you know the concept, then there is no need to refer it back again and again, and then you can target the theory based on the actual exam pattern question short note which can come. So anyhow, so let us start. Module है, you can see module खोल लो, or you can download my notes. I am in the process of uploading a full compiled notes for AFM. एक पूरा वीडियो भी बना दूंगा सारे नोट्स का, having 30 marks of theory or MCQ contained, but by the time you just open the module. So क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? What all are you going to read in this chapter? Guys, I hope I am audible. Great. So what all we are going to read in this chapter? Conceptual frameworks. Rational क्या होता है? Rational means logic, regions of merger. Forms is very important. How many multiple types of merger, corporate restructuring, financial restructuring, acquisition activities can happen legally, the forms. अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, टेक ओवर एंड डिफेंसिव टैक्टिक्स. हमने मूवीज में कई बार देखा हुआ है, अपने पर्सनल लाइफ में भी हम सोच सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. रिवर्स मर्जर. This concept I came to know, I mean, I don't recall in my reading studies, but practically in 2014, in one of my job, we were always after reverse merger. A very interesting concept. Basically, a small company will take over the big company. 100 करोड़ की कंपनी 700 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ की कंपनी को टेक ओवर कर रही है. डाइवेस्चर मतलब सेल कर देना. सो फॉर वन कंपनी अपने कुछ यूनिट अपना बेच दिया. Financial restructuring. This is a very important word for chartered accountants or finance professionals. So financial restructuring होता क्या है? I mean, broadly मैं बता देता हूँ. If you are overburdened with debt, आपने इक्विटी शो करके डेट पे कर दिया, आपने अपने कुछ क्रेडिटर्स से अलाइनमेंट कर लिया, what do you call it, लॉन्ग टर्म पेबल डेज बना लिए, आपने अपने जो प्रोमोटर्स हैं उनको बोला इक्विटी डाल दो, मतलब बैलेंस आपके ओवरऑल जो फाइनेंस पोजीशन दिख रही है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया आपने. ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग. सिमिलरली, तो जिस चीज को आप चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, इम्प्रोवाइज कर रहे हो, आई विल नॉट से इम्प्रोवाइज, but generally it is for the improvisation or the benefit of organization. So आपने अपने ओनर्स को ही चेंज कर दिया. ओनर्स का कहीं और डिफॉल्ट चल रहा था, क्या चल रहा था, तो आपने उनको ही चेंज कर दिया. ठीक है. अनलॉकिंग द वैल्यू थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन. तो कई बार आपका पोटेंशियल पेंडिंग रहता है. पेंडिंग मीन्स अनयूटिलाइज रहता है, तो उसको आपने बिजनेस करके व्हाट डू यू कॉल इट, उसकी वैल्यू बढ़ा दी. सो सिनर्जी कह सकते हैं, ये भी आएगा क्वेश्चन. मर्जर एंड एक्विजिशन फेलियर, ये भी बहुत होते हैं. आई से 50 to 70% मर्जर फेल भी हो जाते हैं.
तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स भी बहुत होते हैं आजकल। नो, इकोनॉमी इटसेल्फ इज अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ हमने पहले भी पढ़ा इंटरनेशनल फाइनेंस एंड ऑल दैट स्टफ। गाइस एनर्जी से पढ़ना है, आपकी एनर्जी दिखेगी तभी मेरी एनर्जी आएगी। सो कीप कमेंटिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप इंगेज्ड फुली। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 40 to 45 मिनट्स का एक सेशन होगा। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी बड़ा सिंपल है यार, एसपीवीज बनाना पड़ता है, बट ये देखो एसपीवी को भी आपको एक बार डिटेल में समझना पड़ेगा। जो जो आप बड़े बड़ी फर्म्स में, बड़ी कंपनीज में ऑडिट करने जा रहे हैं उनको तो पता है, बट द गाइज हु आर जस्ट वर्किंग इन वन कंपनी, छोटे छोटे फर्मों में, उन्हें नहीं पता। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल और एक्विजिशन कंपनीज क्या होता है, एसपीएवी कह लो या एसपीवी कह लो, यहाँ पे सिर्फ एक्विजिशन आ गया, वी इज व्हीकल, व्हीकल इज अगेन इन फॉर्म ऑफ कंपनी ओनली। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कोई और क्वेश्चन होगा आप वो भी पूछ सकते हो। चलो ग्रेट। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। भाई देखो ऐसा है, मर्जर, एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दे आर इंटीग्रल पार्ट। आई विल जस्ट एक्सप्लेन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 2006-7 में 11-12 में, इट वाज अ नेगेटिव टर्म कि भैया लोन आ गया है, नहीं चल रहा, उसको रिस्ट्रक्चर कर दो। फिर आईबीसी आ गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। बट आजकल अच्छी खासी कंपनियां चलती चलाती कंपनियां, बिकॉज ऑफ कोई टैक्स का लॉ आ गया, कोई एक्विजिशन पर्पस के लिए आप रेडी कर रहे हो, तो आप रिस्ट्रक्चरिंग करते रहते हो। ये इंटीग्रल पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सीएफओ। And what happens because the globalization, liberalization and the control restriction, basically I will just explain you, क्योंकि सबके पास एडिशनल पैसा है तो वो कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्ट करेंगे उसको। जब आप ग्रो कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है, जो आजकल के जो प्रमोटर हैं वो लाला नहीं है, आई मीन वो छोटे वाले लाला नहीं है कि भैया एक अपना दुकान चल रही है, एक अपने अजमेर में दुकान खोली हुई है, ठीक ठाक चल रही है, खाने का दाम। एवरीवन वांट्स टू एक्सपेंड, ग्रो, डाइवर्सिफाई, ठीक है। सो जब आप ये करते हो तो रिस्ट्रक्चरिंग भी होती है, रीऑर्गेनाइजेशन भी होती है, टू क्रिएट न्यू सिनर्जीज टू फेस द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप सभी के सामने, आइडिया की इतनी ऐड आती थी, वी ऑल हैव ग्रोन वाचिंग एड्स ऑफ आइडिया। अभी आइडिया है ही नहीं, मतलब उसने दोबारा चलो नाम चेंज करके वीआईएल कर लिया आपने, दे गॉट मर्ज्ड इन वोडाफोन। Restructurings can be internally and can be externally also. Internally I was just trying to explain. अब वोडाफोन तो चलो छोड़ो, आदित्य बिरला ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, लोगों को समझ ही नहीं आता। बिरला ग्रुप कितना बड़ा है, लोगों को पता नहीं चलता कौन सी कंपनी उनकी है, ग्रासिम उनकी है, पता नहीं कहीं पे केमिकल बिजनेस एक हमारा उन्होंने खरीदा था। तो इट्स अ बिग ग्रुप, तो कई बार इंटरनली रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, उसको अलग ही चलने दो यार, उसमें दिमाग मत खर्च करो। एक ही सीईओ से, एक ही तरीके के लोग से, हर कंपनी का एक अलग सेटअप होता है। बिरला इज इन फैशन ऑल्सो, अब एक तरफ वो फैशन कर रहे हैं, एक तरफ केमिकल बना रहे हैं, एक तरफ से जिंक बना रहे हैं, वो चलेगा नहीं। तो सम टाइम व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन साइज इट गोज अ मल्टीपल रीजन दैट विल स्टडी, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग भी हो जाती है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एट अ टॉप लेवल। अगर आपका कोई कैश का वो बैठा है, वो तो आपको कैश दिए जा रहा है, बाकी एंटिटियां लॉस में होंगी, पता नहीं चल रहा होगा आपको। छोटे लेवल पे भी एमआईएस बना सकते हो, पर जब आप एक कंपनी लेवल पे, एंटिटी लेवल पे, एसबीयू लेवल पे, जो आपने इंटर में पढ़ा है, एक पर्टिकुलर बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, समटाइम उसके लिए हमें इंटरनली भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। गाइस लेट्स स्टडी विद एनर्जी, एनर्जी इज द की। चलो, द एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंशन। अरे यार देखो, बेसिकली क्या कि कीवर्ड मिस हो जाएंगे। जनरल अगर मैंने सारी थ्योरी आपको अपनी मर्जी से पढ़ा दी तो बुक खोलने का कोई मतलब नहीं है, तो ये कीवर्ड्स को भी पकड़ लेते हैं। I will back all the keywords with some practical scenarios so that you can remember. Ultimately सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। एक बार दो बार मेरा लेक्चर पढ़ोगे, फिर सेल्फ स्टडी करोगे, सारे कंसेप्ट क्लियर। 20-25 पेज की थ्योरी है, वन टाइम रीड है, जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। Where there are many forms, while there are many forms like corporate restructuring हो सकती है, merger हो सकता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्विजिशन हो सकता है, टेक ओवर। भाई एक बंदा शांति से अपना काम कर रहा है, उसको बस टेक ओवर करने पे लग गए, बेचो बेचो। जैसे आप गुंडों की देखते हो ना पुरानी फिल्में, तो ये घर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो बिल्डर की भी है, यहाँ तो मैं एक सोसाइटी काट रहा हूँ, मुझे चाहिए, मतलब टेक ओवर। आई डोंट नो, इतना बुरा तो नहीं है, बट देयर कैन बी टेक ओवर।
फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्टिंग आई जस्ट डिस्कस वे यू डू नॉट नो, बट 2011-12 से लेके 2016, 17, 18 तक हालत इकोनॉमी तो नहीं बोलूँगा, बट फाइनेंशियल सेक्टर के सब जगह पे एनपीए, लोन, डिफॉल्ट चल रहे थे। तो जो भी किया गवर्नमेंट ने उसको वो बाद की बात करते, तो बैंकों के बहुत सारे लॉसेज चल रहे थे, तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बहुत हुई, रीऑर्गेनाइजेशन। आई एक्सप्लेन यू। डाइवेस्टमेंट बोलूंगा, डाइवेस्टिचर आई एम नॉट सो कंफर्टेबल विद द वर्ड, बट इट इज सेलिंग, डीमर्जर कह लो, स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब बस उसको हमने अलग कर दिया यार, वो मेरे सब कुछ मेरा ही है, बट आई हैव जस्ट स्पिन दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ बिजनेस अलग, कहानी खत्म। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर केन, आप शुगर बनाते हो, शुगर मिल है आपकी, आपने उसमें जो एथेनॉल का प्लांट था उसको अलग कर दिया, आपका जो उसमें कैपेटिव पावर प्लांट बना उसको अलग ही कंपनी बना दी, क्योंकि आपका मेन फोकस किसी, आपके मेन फोकस मेन प्रोडक्ट पे आ गया। लिवरेज बाय आउट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे रिवर्स मर्जर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लिवरेज का मतलब कंपनी खरीदी तो, पर सारा लोन लेके खरीद ली। लिवरेज इज जनरली आइडेंटिफाइड विद, it can be identified with multiple things, but it's primarily identified with benefit arising of loan, अपने लोन लेके खरीद लिया इसे। मैनेजमेंट बायआउट, ये भी होता है सर, होता है मैनेजमेंट बायआउट। जो बड़े बड़े सीईओज हैं, एक्चुअल बड़े रियल सीईओज, सीईओज का मतलब प्रोफेशनल सीईओज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाउंडर्स। तो कई बार जब सीईओ इतने बड़े हो जाते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ की तनख्वाह ले रहे हैं, जगह छोटा कोई एसएमई होता है, दे देमसेल्फ स्टार्ट अगर उन्होंने बड़ा यूनिट कुछ बेच दिया, छोटा सा रह गया, वो कहते हैं चलो हम ही खरीद लेते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं, या 2-3 सीईओ मिलके बन गए, उन्होंने अपना पैरेलल एक कॉम्पिटिटिव मार्केट खड़ी कर ली, ऐसे बहुत काम होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत का मतलब होते हैं। द मोस्ट टॉक अबाउट सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मर्जर एंड एक्विजिशन है। कॉर्पोरेट मर्जर एंड एक्विजिशन इज रेगुलर फीचर नाउ डेज, हंड्रेड्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन टेक प्लेस। गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं क्योंकि सीएस भी हूँ, तो मैं सीएस का जो सीएलडीपी का सेशन लेता हूँ, कॉर्पोरेट लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें मैंने ये सेशन मर्जर एंड एक्विजिशन का करीबन 1.5 साल लिया है ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो देयर इज अ पीपीटी जिसमें ऑन दिस चैनल सीएलडीपी सेशंस में यू मस्ट विजिट दैट। 20-25 मिनट का सेशन है, बट आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि आई हैव जस्ट गॉन थ्रू दिस चैप्टर, देयर आर फ्यू एस्पेक्ट्स जो इसमें नहीं है, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। अब मर्जर कैसे करोगे, एनसीएलटी का प्रोसेस वो सब सेक्रेटेरियल में है, आपके पास तो आप तो बड़े लोग हो, खड़े उठो तो डिसीजन मेकर हो, स्ट्रेटेजिक थिंकर हो आप। चलो एनीहाउ, तो वो भी आप एक बार प्लीज देख लीजिए, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, अदरवाइज चैनल पे ही सीएलडीपी के सेशन में है। तो वाई डू आई रिकॉल दिस, क्योंकि मैंने जब वो सेशन 2 साल पहले लेना चाहे, तो यहाँ पे इसने लिखा भी है वैसे हंड्रेड्स। सो इंडिया में कितने मर्जर होते हैं आपके हिसाब से, मर्जर एंड एक्विजिशन ऑन एन ईयरली बेसिस? So if you do Google, you will find close to around 500 numbers per annum. Out of this 500, I think 400 इंटरनल होते होंगे, 100 एक्सटर्नल होते होंगे, तो शायद इसने एक्सटर्नल की बात कर दी। ठीक है, डील देखो, अब मॉड्यूल में 2016 की डील है $50 बिलियन। 50 बिलियन कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़, तो 50 बिलियन हो गया 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़, 4 लाख ही सी है अभी इंडिया में, तो एक सी के हिस्से में 1 करोड़ का मर्जर आया पर साल। ठीक है, तो what do you call it? The tremendous growth was attributed to the fact that foreign investors were looking for an alternative destination. देखो, जो इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो पहले इकोनॉमी पे रहते हैं, इंडिविजुअल पे क्या समझे। यूएस में, यूके में जो स्टेबलाइज इकोनॉमी हो चुकी है, सबके पास पैसा। देखो सीधी सी बात है, आप अपना एग्जांपल ले लो या मेरा एग्जांपल ले लो, जब एक बार पैसा आ जाता है ना सबके पास, डिसेंट पैसा आ गया, बिजनेस चल रहा था, उसके बाद किसी को फिर टेंशन नहीं होती, फिर उसी का पैसा अपने आप पैसा कमाने लग जाता है। तो रिटर्न आ रही है, यील्ड आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है। सेम वे यूरोपियन कंपनी जो लाइक एप्पल है या गूगल है, भाई इतने पैसे लेके ये बैठे हैं, मल्टीपल कंपनी जो मोनोपोली है टेक में कि कॉलकॉम है, इतने पैसे लेके बैठे। नोकिया तो चलो अब गिर गई थी बीच में, तो जो भी पेटेंट, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इतने पैसे लेके बैठे, ये आगे कहीं ना कहीं पे पैसे लगाएंगे ही। इवन जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं या किसी भी स्पेस में, wherever like कि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उनकी चल रही होती है। तो ये क्योंकि अब ग्लोबलाइज हो गया, कोई पूरा वर्ल्ड खुल चुका है, थोड़ा सा कंफर्ट आ गया है दूसरे देशों की गवर्नमेंट पे, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज की, ये एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। जैसे हम बहुत स्लो चल रहे हैं,
15 मिनट में हमने 1.5 पेज पढ़े हैं, बट गुड कि मैंने आपको एक व्हाट यू कॉल इट, एक ब्रॉड पिक्चर दे दी. नाउ लेट्स पिक अप द पेज. सो एक होता है मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर. टर्म अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, बट मैं आपको अभी समझाता हूँ. मर्जर मीन्स यूनिफिकेशन. दो एंटिटियां आपस में मर्ज हो रही हैं. वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल था, ठीक है. एक्विजिशन इन्वॉल्व्स वन entity buying out another entity, absorbing the same. So मर्जर का मतलब दोनों की मैनेजमेंट. हम दोनों, मतलब मैं था और आप थे, हम दोनों ने कहा यार ये वैसे बात नहीं बन रही, लेट अस मर्ज आवर फोर्सेस. दोनों की एंटिटी एक नई कंपनी बनाई. 50% आपका है, 50 मेरा, या फिर वट एवर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट मार्केट वैल्यूएशन. जितनी बड़ी मेरी कंपनी है, आपका सपोज 75 मेरा, 25 आपका है, या 80 आपका, 20 मेरा. हमने दोनों की स्ट्रेंथ को यूज किया, दोनों का एग्जिस्टेंस रहा. आप जो भी कंपनी हुई आपके, उसमें क्या कहते हैं, एक कम आपके इसमें शेयर्स आ गए एंड ऑल दैट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब आपने मुझे खरीद लिया, आपने बोला सर ये लो पैसे, आप निकलो यहाँ से. आपने मेरा एक्वायर कर लिया, मेरे बिजनेस का, ठीक है. अब फ्लिपकार्ट का क्या हुआ था, एक्विजिशन कर लिया वॉलमार्ट ने, कि भाई अब जो प्रमोटर्स के पुराने बैठे हैं वो गए बाहर. अंडरस्टूड. वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है. वहां पे मिस्टर बिरला की भी चलती है और जो वोडाफोन पीएलसी उनकी भी चलती है, ठीक है. इन इंडिया लीगल सेंस मर्जर इज नोन फॉर अमलगमेशन. कहने की बात है, मर्जर तो मर्जर कैसे करोगे, इन सम फॉर्म ऑफ अमलगमेशन. जब आप अकाउंटिंग में पढ़ोगे तो वहां पे जो इंडियस है दैट इज फॉर अमलगमेशन. अब आ गया टेक ओवर. टेक ओवर आर रेगुलेटेड बाय सेबी. दिस इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मैं आपको बता रहा था. तो टेक ओवर में क्या होता है, ये आप लोगों को मैं बड़ा क्लियरली फटाफट क्विकली बता देता हूँ. ओके, सो टेक ओवर में क्या होता है, इफ देयर आर टू लिस्टेड एंटिटीज. आप जैसे रिलायंस है, सपोज रिलायंस वांट टू एक्वायर से वोडाफोन. तो वो मार्केट से, अगर उसकी इंटेंशन, इफ द इंटेंशन, रिलायंस और वोडाफोन भी थोड़ा मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, क्योंकि रिलायंस क्यों खरीदेगा वोडाफोन, चल ही रहा है, या खरीद भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. बट कोई भी अपना बिजनेस जो रिलायंस का कोई भी कॉम्पिटिटर है, लाइक फॉर एग्जांपल सीएनबीसी, अभी रिलायंस का ग्रुप है, अब इसका कोई कॉम्पिटिटर है, आज तक, टीवी टुडे, तो इसको वो पीछे से शेयर खरीदते जा रहे हैं, पीछे से इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं. सो सेबी, क्योंकि दोनों लिस्टेड कंपनीज है, अभी दोनों कंपटीशन में, देखो कंपटीशन कमीशन भी आ जाएगा अगर आपका एक थ्रेशोल्ड जो आपने पढ़ा हुआ है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का कंबाइंड बिजनेस हो रहा है, मोनोपोली बन रही है, ऑल दैट स्टफ. बट एज पर सेबी टेक ओवर कोड आपको सेबी का परमिशन लगेगा, ठीक है. अब वो बोलोगे कितना लगेगा, कब लगेगा, तो भैया आप एक बार दोबारा पढ़ लेना. द वे आई रिकॉल, इन वन फाइनेंशियल ईयर आप अप टू 5% ही खरीद सकते हो अपने कॉम्पिटिटर का, प्रोवाइडेड योर इंटेंशन इज टू टेक ओवर द कंपनी. टेक ओवर कैसे होगा, 5% खरीद के. सपोज आप पहले ही 40% पे बैठे हुए हो, 5% आपने खरीद लिया 31 मार्च से पहले, और फिर 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आपने 5 और खरीद लिया, अब आपके बन गए 50%. गाइस बच्चों, आप कंपनी एक पढ़ रहे हो, यहाँ पर शेयर होल्डिंग से कंपनियां चलती हैं. 50% हो गया, उसके बाद आपने एजीएम बुलाया, आपने सबसे पहले जिसको निकालना है सबको निकाला, अपने कंट्रोल में किया, बिकॉज शेयर होल्डर्स हैव ऑल द राइट्स. I mean, technically the companies are run by the directors, but as per company law, ultimate power lies with the shareholders. They can replace the directors, they can replace the board, etc., etc. और ये होता है. अभी अभी थोड़े दिन पहले आईटी स्पेस में हुआ. माइंड ट्री करके एक आईटी कंपनी थी, उसको एलएनटी के आईटी फर्म ने एक्वायर किया थ्रू दिस टेक ओवर. एंड आई थिंक कुछ एक टेलीकॉम स्पेस में भी ये चीज़ें चल रही हैं. अभी जो थोड़े दिन पहले, 1.5-2 साल पहले, अदानी ने एनडीटीवी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेक ओवर कर लिया था. बट वहाँ पे क्योंकि उसने कुछ अलग ही दिमाग लगाया, उसने मार्केट से नहीं खरीदे थे शेयर, उसने कहीं पे जो गिरवी शेयर खरीद लिए थे, इसलिए उसके ऊपर सेबी का रूल नहीं लगा, मतलब अपफ्रंट नहीं लगा, ठीक है. सिंपल है, ठीक है. मर्जर रिजल्ट इनटू लीगल डिसोल्यूशन ऑफ वन कंपनी, ठीक है. तो काफ़ी सारी कंपनियों ने यहाँ पे मर्जर किया. मैंने आपको नए एग्जाम्पल दे दिए थे. टेक ओवर का जो इंडिया में स्टार्ट हुआ काम, वो पहले स्वराज ने अपने एक एस्कॉर्ट को टेक ओवर करने की कोशिश की. आई डोंट थिंक इट वाज सक्सेसफुल. अशोका लेलैंड ने हिंदुजा को टेक ओवर करने की. ये दोनों सारे ट्रक लाइन के बिजनेस में थे.
ये ट्रैक्टर लाइन के बिजनेस में था। सेम वे छबड़िया ग्रुप ने फेल्कल टायर बाय छबड़िया ग्रुप, तो ये सब आपस में पहले टेक ओवर करने के काम चल चुके हैं। Many companies are being onboarded related to the fast-growing industry. ठीक है, with the new trend of globalization, not only the country but also worldwide, there has been increasing interaction of the companies and person of the. So what basically what we want to say कि अब जो नए भी स्ट्रक्चर बनते हैं, आपकी बड़ी आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग ग्रुप गाइस, आई एम अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द बिग ग्रुप और द स्टार्टअप्स जो 50 लाइन ऑफ बिजनेस है। तो आप स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाओगे कि भैया एक कंपनी आपकी बिक जाए, उसका उसमें अगर शेयर होल्डिंग के थ्रू बिक जाए या फिर वो उसका एक एसेट मॉडल हो या कोई भी हो, उसका मर्जर डीमर्जर के लिए रेडी रहना चाहिए, वरना आप दिन भर यही करते रहोगे। तो पहले ही आप उसमें टैक्स एडवांटेजेस क्या होंगे, उसमें अलग आपको एसबीयू बनाना है, तो पहले आप सोच सकते हो। एंड दूसरा, इन द कॉर्पोरेट मर्जर एंड एक्विजिशन हैव टू बी इनकरेज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब देखो सीधी सी बात है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, अब एक बंदा लॉस कर रहा है या फिर दे आर नॉट एबल टू ग्रो, अगर वो ग्रो ही नहीं करा पा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्नैपडील है, आई डोंट नो क्या स्टेटस है इसका, इसके पास बड़े अच्छे अच्छे ऑफर थे, अभी फ्री चार्ज था इसका स्नैपडील का छोटा प्रोडक्ट, उसको एक्सेस ने एक्वायर कर लिया। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक तो नहीं बोलूंगा, बट कई बार क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ द, यू आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद योर क्रिएटर्स, और यू आर गेटिंग ए वेरी, देखो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, अभी नीचे पढ़ेंगे। अब आपको लगता है कि आपको जो वैल्यू जनरेट करनी थी कर दी, अब इसके बाद तो आपका डिमिनिशिंग ही होगा बिजनेस, क्योंकि नए प्लेयर्स आ चुके हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। एट द सेम टाइम जो बड़ा प्लेयर है वहाँ पे, जिसकी हाई पॉकेट है, दैट कैन बी यू ऑल्सो, अब वो कहेगा देखो मुझे तो ग्रो करना ही करना है, मैं तो अपना लॉस लेके स्टार्टिंग में प्रेडिटरी प्राइसिंग दे के कुछ करके मैं ले लूंगा, आपके बंदों को लेके जाएगा, मर्जी कर लो यार, खाने का तुम सेल आउट करो, ठीक है। तो समटाइम इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर, एक हार्ड बॉन्ड होकर कुछ चलेगा नहीं, आप अपना ही लॉस करोगे। आई शैल नॉट से दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड, बट अगर यूक्रेन और रशिया प्यार से बात कर लेते तो सारी चीज़ें ठीक से निकल जाती। आपने बना लिया कि हम तो ये वो भी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, भैया आप 25 साल पहले उसी का पार्ट थे। सो आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समटाइम इट इज बेटर टू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गेट द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ इट, एंड कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। ज्यादातर तो जो बंदे एग्जिट करके जाते हैं अच्छे पैसे लेके जाते हैं, मल्टीपल एक्स टाइम्स रिटर्न लेके जाते हैं, वो बाद में जो खरीदता है उसी का लॉस होता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 230-240 में मर्जर के प्रोसीजर्स दिए हुए हैं सारे, कैसे मर्जर किया जाता है, फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है। आई जस्ट गाइडेड यू टू माई अनदर सेशन CLDP का, आप उसमें थोड़ा सा पढ़ लेना, आपके चैप्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट, पर चलो बता देता हूँ। तो कंपनीज एक्ट में काफी सारे मर्जर होते हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है, डीमर्जर, आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि लॉ का पॉइंट है। ये बता देता हूँ, रिकंस्ट्रक्शन। तो कई बार क्या होता है, मैं इसको कहाँ पे फोकस क्यों कर रहा था, कहता सर आप कंपनी को बेचने पे तुले, वो एक बंदे ने खुद खड़ी की है। भाई अगर आप कंपनी लॉस में चल रही है, स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन, सिक हो चुकी है आपकी कंपनी या फैक्ट्री, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मोहाली में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ सिक हैं, मानेसर में फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, मतलब जहाँ मर्जी कर लो, जब आपकी कंपनी नहीं चल पा रही, इट इज ऑलवेज बेटर टू फाइंड सम अदर वे एंड मूव आउट, सो दैट आपको भी पैसे मिले, जो बंदा प्रमोट करना चाहता है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयमेंट चलते रहे, गवर्नमेंट के टैक्सेस चलते रहे, एटलीस्ट वो एसेट यूज तो होते रहे, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन और रिकॉर्नाइजेशन की स्कीम आ जाती है। ओके, रैशनल, व्हाट आर द रैशनल फॉर अ गुड मर्जर, टेल मी गाइस, आप बताओ 5 रीजन बताओ कि क्यों मर्जर होना चाहिए। तो मैंने अभी देखा था मर्जर में, स्कैनर में क्वेश्चन आएगा कि सिनर्जी क्या होती है, 4 नंबर का, एक्सप्लेन द सिनर्जी कंसेप्ट। तो सिनर्जी का कंसेप्ट है combined value of two firm is more than their individual value। सिनर्जी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं 10वीं से, सिनर्जी आपकी फर्म प्लस आपने जो दूसरी फर्म खरीदी, आपकी फर्म किसे वट एवर यू कैन कॉल इट, आपकी फर्म, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्विकली एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता था, CFO देयर, उस कंपनी की जो सेल थी से 400 करोड़ थी, उस प्रोडक्ट में, उस लाइन में 3-4 बड़ी कंपनियां थी,
हमारी कंपनी ए या RM लिख लेता हूँ 400 करोड़, दूसरी कंपनी से 450 करोड़, तीसरी कंपनी से 375 करोड़। और ये तीनों आपस में घूमते रहते थे। Who was number one, who was number two, no one was aware। कोई बोलता था कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मैं नंबर वन हूँ, कोई बोलता था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मैं नंबर वन हूँ, कोई बोलता था इन टर्म्स ऑफ सेल में नंबर वन। तो हुआ क्या, आई वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट मर्जर, इट वॉज इन फॉर्म ऑफ एक्विजिशन because my promoter sold out their stake, but so anyhow, तो A और B, जो B वाले प्रमोटर थे, उन्होंने कंपनी को ले लिया। अब हुआ क्या, दिस वॉज ए कॉमन प्रोजेक्ट जिसके सिर्फ 3-4 इंडिया में, दे बोथ वर कंट्रोलिंग अराउंड 60% ऑफ द मार्केट। तो आप जब कभी सेल करने जाओगे कहीं पे, जब पहले आप कॉम्पीट करते थे एक दूसरे से, पहले आप जब कहीं पे सेल करने जाते थे आप कॉम्पीट करते थे रिलायंस से, लुपिन से, या जिससे भी कह लो। अब वो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ये बंदा, पहले आप 3 से कॉम्पीट करते थे, आप सिर्फ 1 से कर रहे हो, तो आपका सिनर्जी बन गया। अंडरस्टूड। अब सेम कहानी जाती है मल्टीपल, यू हैव अंडरस्टूड। आई एम सेइंग कि आपको समझ में आ गया। भाई दो लोगों को मिलके फोर्स मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई क्यों होगी, या तो आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, या आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, या आपका कंपटीशन कम हो गया, या आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, सो सिनर्जी इज दिस थिंग। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आपकी बढ़ गई, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज आपकी बढ़ेंगी, आपका एक फुल पैन इंडिया प्रेजेंस बन गया। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आप पहले सामान मटेरियल खरीदने जाते थे, अब सेल करने जाओगे साथ में मटेरियल खरीदने, अब सीधी सी बात है, जब आप कोई लार्ज वॉल्यूम में ऑर्डर देते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोजेक्शन लोअर, हाँ लार्ज स्केल आप प्रोड्यूस करते हो तो देखो, सेल में एडवांटेज, प्रोडक्शन में एडवांटेज, कॉस्ट में एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज में एडवांटेज, दिस इज कॉल्ड दी सिनर्जी। 4 पॉइंट का बुलेट भी मैं बना दूंगा जो उसमें लिखना है, बट कुछ अपने आप ही बुलेट बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन टू अनरिलेटेड एंटिटीज, मर्जर बिटवीन टू अनरिलेटेड एंटिटीज रिलेटेड टू रिडक्शन इन द बिजनेस रिस्क। हाँ, सो एक तो ये था, ये देखो रैशनल ऑफ मर्जर हम डिस्कस कर रहे हैं, वी गाइस आर डिस्कसिंग रैशनल रीजन ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। तो एक हमने किया सिनर्जी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। उसके बाद ये भी सेकंड रीजन आता है डाइवर्सिफिकेशन। भैया आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, अब रिलायंस कितनी तरह के बिजनेस में, कोई बताएगा मुझे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस रिलायंस है? अरे यार ये तो बता दो, बच्चों वाला काम है। चलो गुड, क्रूड प्रोसेसिंग करता है दूसरा, आपको पता है। तीसरा ये वो क्या करती है भाई, टेलीफोन में आ गया अभी, पहले ये पावर में भी था जब ज्वाइंट बिजनेस था लोगों का, दोनों भाइयों का। चौथा ये फैशन में तो है, ये रिलायंस रिटेल आप देख रहे हो, टेक्सटाइल में है ये। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, अगर सपोज समहाउ और द अदर आपका ये पावर का बिजनेस डूब गया, या फैशन में आपको लॉस हो गया, ये उसमें भी है, रिटेल में भी है, रिटेल भी बहुत बड़ा आम है इनका, हर तरह की चीज है इनकी, तो आपका डाइवर्सिफाई हो गया। तो इसलिए आप कई बार क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिंपल सा एग्जांपल है, आपने रियल एस्टेट खरीदा हुआ है, तो आपने एक रेजिडेंशियल ले लिया, दूसरा रेजिडेंशियल आप उसी सोसाइटी में लोगे, थोड़ा दूर लोगे, अलग शहर में लोगे, या कमर्शियल लोगे, तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। क्योंकि सर ये तो रियल एस्टेट का रियल एस्टेट रह गया, बट थोड़ा सा तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। आई एग्री, ये उसी में ठीक है, फिर गोल्ड ले लो यार। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अनरिलेटेड अनरिलेटेड कंपनीज होगा क्या इससे, लीड टू रिडक्शन इन द बिजनेस रिस्क। क्योंकि जो मैंने यहाँ पर भी आपको एग्जांपल दिया 3 कंपनीज का, ये भी एक सीजनल है। देयर कम्स अ सीजन जब ये तीनों कंपनियां उस पूरी इंडस्ट्री में बैंड बजी होती है। चलो बस आगे बढ़ते हैं। टैक्सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको आता है, अपने किसी ना किसी टीचर से पढ़ा है, खुद भी पढ़ा है, कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है। भैया आपका एक पुराना बिजनेस है, खत्म हो गया, लॉस में है, सपोज उसमें 500 करोड़ का लॉस बैठा है, आपका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपने उसमें मर्ज कर दिया, अब आप इस कैरी फॉरवर्ड का लॉस ले सकते हो इफ यू आर कंप्लायंट टू द इनकम टैक्स गाइडलाइंस। क्योंकि आप सीए स्टूडेंट हो तो मैं तो आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, सेक्रेटेरियल होता है तो मैं आपको ठीक से यही बताते रहता अभी। So section 78 or whatever are the carry forward of the same, this I'll say 30 से 40% मर्जर एक्टिविटीज सिर्फ टैक्सेशन के बेनिफिट को लैप्स ना होने को बचाने के लिए होती है। So taxation is one of the very very crucial items
or the benefit which you can derive from merger. You have to be compliant to the tax laws. Growth, this is important. अगर आपको ग्रो करना है, वही आ गया सिनर्जी वाली कहानी है, ठीक है. टाइम टू मार्केट एंड ऑल. देखो कई बार क्या होता है, आप फैक्ट्री लगाने जाओगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टनिंग द टाइम. आप बोलोगे सर अपनी फैक्ट्री है यार, कई बार फैक्ट्री लगाने में 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं. आपका एग्जाम्पल मैं सब कुछ रियल एस्टेट में ले आता हूँ, 6-7 घर खरीद लिए मैंने अभी. तो आपको एक कोठी खरीदनी है, या फिर आपको इधर यू वांट टू हैव अ व्हाट डू यू कॉल इट हाउस, और यू वांट टू हैव अ फ्लैट, व्हाटएवर, ठीक है. फ्लैट, ये आप या तो बिल्डर से लोगे जो 6 साल के बाद डिलीवरी कर रहा है, ये या तो आप प्लॉट लेके खुद बनाओगे. भाई यू विल मिस शॉर्ट द टाइम टू द मार्केट. आप सीधे बना बनाया लो, कहानी खत्म. सो दैट्स ऑल्सो अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव. कंसोलिडेशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीजिंग मार्केट पावर, बिल्कुल वही है, ड्यू टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन एटसेट्रा. कुछ एक मर्जर का इन्होंने रैशनल दिया हुआ है. ग्रोथ के लिए एयरटेल ने सारे पता नहीं क्या क्या खरीदा है, लूप खरीदा है, एयरसेल खरीदा है, टाटा खरीदा है, ठीक है. जो मिला हमने सब खरीद लिया. एक्विजिशन ऑफ ए कॉम्पिटेंस ऑफ ए कैपेबिलिटी, गूगल ने मोटोरोला को खरीद लिया ताकि मोटोरोला के पास टेक्निकल नो हाउ था. एंट्री इनटू अ न्यू मार्केट, एयरटेल का एक नाम बहुत बता रहा है. एयरटेल ने जैन टेलीकॉम खरीद लिया. 15 नेशंस ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट इन शॉर्ट. तो एयरटेल जो टेलीफोन कंपनी है, फॉर्चुनेटली जिसमें मैं काम भी कर चुका हूँ, उसने 2010 में जैन टेलीकॉम खरीद लिया. अफ्रीका के जो भी 40-50 कंट्रीज हैं उसमें इसके 15 देशों में, उस समय 17 में था, 17 देशों में वो एप्लीकेबल था, चलो 15 ही मान लेते हैं, 15 में एप्लीकेबल था. हमने सीधे जो होल्डिंग कंपनी उसके शेयर खरीदिए, जो होल्डिंग कंपनी जहाँ पे बैठी हुई थी नीदरलैंड में या दुबई में, उसके हमने शेयर खरीद लिए. थ्रू शेयर होल्डिंग सारा अफ्रीका हमारा हो गया. 1 मिनट में ऊपर से सारा काम खत्म. बिजनेस फिर हमने चलाया उसको, 14 साल हो चुके हैं. इससे क्या हुआ, न्यू मार्केट, एंड दिस बिजनेस राइट नाउ इज डूइंग रियली गुड. इनिशियली 5-6 साल 7 साल इशू थे, नाउ इट इज स्टेबलाइज एंड इट इज डिलीवरिंग गुड रिजल्ट. अब तो लिस्ट भी करा दिया हमने जैन को अलग. एक्सेस टू द फंड्स, कई बार क्या होता है, जो स्टार्टअप्स तो नहीं मैं बोलूंगा, कई बार आपको मर्जर या एक्विजिशन या सिनर्जीज क्रिएट करनी पड़ती है फॉर फंडिंग, अगर आपके पास अपने पैसे नहीं है तो. अंडरस्टूड है, कैसे होगा, अरे भाई सीधी सी बात है, आपने 20% शेयर एक्वायर, ये स्ट्रेटेजी क्या है, आपको इसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से मत देखो, ठीक है. टैक्स बेनिफिट बता दिया, बहुत टैक्स बेनिफिट होते हैं. मेन बेनिफिट है कैरी फॉरवर्ड का, मेन बेनिफिट है लॉसेज को प्रॉफिट से कंपनसेट करने का. बट फिर वही बात आ जाएगी, फिर आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं, डिपेंड्स करता है, बट टैक्स बेनिफिट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. एंड दिस इज हाउ इट सेल बी. कुछ लोगों को लगेगा, मतलब मैं जब सीएस को पढ़ाने जाता हूँ कि ये गलत है क्या, दिस इज नॉट रॉन्ग भाई. सैलरीड एम्प्लॉय का तो देखो एडजस्टमेंट कहीं होता नहीं. आपके 2 बिजनेस आपने एक साथ चलाए, अगर आपने एक कंपनी के अंदर चलाए हो तो फिर भी आपको टैक्स कम देना पड़ता. बेसिकली इसमें जो टैक्स की कंडीशंस हैं कि 51% प्रमोटर सेल बी सेम एंड ऑल दैट स्टफ, या कोई अगर एसेट है तो बिजनेस होता है, तो सो अगर आपने 2 बिजनेस एक साथ चलाए एक ही कंपनी के अंदर, एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट एडजस्ट हो रहा है, ना 2 अलग अलग थे. एक में प्रॉफिट पे आप टैक्स दिए जा रहा है सरकार को, एक में लॉस है उसको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, आपने दोनों को मर्ज कर दिया, बेनिफिट ले लिया. तो दिस इज अ टैक्स प्लानिंग और टैक्स बेनिफिट, ड्राइविंग द बेनिफिट ऑफ टैक्स लॉसेस स्ट्रेटेजी. टैक्स अवॉइडेंस वर्ड वुड नॉट बी द राइट वर्ड. सम फॉर्म ऑफ द टैक्स बेनिफिट गेटिंग द, देखो जब कोई सरकार वो करती है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, टैक्स बेनिफिट देती थी, पहले देती थी 14-15 तक, अब तो देने कम कर दिए. तो यही होता है, क्योंकि आपको बिजनेस को प्रमोट करना है. इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, मैंने उसमें भी ठीक से बताया हुआ सीएलडीपी सेशन में. इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ, थोड़ी इंग्लिश वीक है भाई हमारी. फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, एकदम उसने ग्रोथ कर ली, बहुत बड़ा खरीदा था यार, 19 बिलियन का, इस समय पता नहीं कितने बिलियन पे बैठा है. फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया, इसकी कॉम्पिटेंसी आ गई सीधे फैशन मार्केट में, ठीक है. एंट्री इनटू न्यू मार्केट स्पेस, जैसे आपको बता ही दिया, एयरटेल ने जॉइन किया था. कारगिल ने विप्रो तो नहीं लिया, उल्टा ही होगा. अच्छा, विप्रो सनफ्लावर वनस्पति ऑयल बिजनेस, ठीक है.
सो बेसिकली जो विप्रो था वो है तो आईटी कंपनी, बट इन्होंने पहले स्टार्टिंग में मैंने इनका वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हुई है, पहले वो इस बिजनेस में थे। तो जब विप्रो के लिए क्या हुआ, वो अब आईटी में बढ़ रहे होंगे, तो इन्होंने फिर कहा कि यार ये अपना सनफ्लावर बिजनेस कारगिल को बेच दिया, ट्रेडिंग, यू नो, ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस हाउस। और विप्रो के लिए ये डाइवेस्टमेंट हो गया या डाइवेस्टमेंट ही हुआ। उसने अपना फोकस आईटी पे रखा, वेयर दे आर डूइंग गुड। एक्सेस टू फंड हम पढ़ ही चुके हैं, टैक्स बेनिफिट हम पढ़ ही चुके हैं। फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, मर्ज इन द सेम इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया। कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, खुद पढ़ लो। न्यू कंसोलिडेटेड एंटिटी वुड बी लार्जर, इट इज पॉसिबल टू मूव क्लोजर टू बीइंग द मोनोपोली, एंड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द केमिकल बिजनेसेस। तो आप सेम इंडस्ट्री में करोगे, हॉरिजॉन्टल करोगे, आपका 30% मार्केट शेयर है, किसी का 20% है या 10, कुछ भी है, दोनों को मर्ज कर दिया, यू विल बिकम ए लार्जर प्लेयर। आपको बहुत सारे बेनिफिट आने वाले हैं इन द मार्केटिंग, इन द सेल्स, इन द प्रोडक्शन, इन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सेट्रा। वर्टिकल मर्जर, बायर सेलर रिलेशनशिप। अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात तो मतलब समझ में आ गया। B2B, B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। आपको मैं कैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी कह लो, सीमेंट कह लेते हैं यार, या स्टील कह लेते हैं, स्टील बिजनेस कह लो, या कोई इजी एग्जांपल देना चाहता था मैं आपको जिसमें रॉ मटेरियल जो है, या तो बड़ा शुगर केन का तो अच्छा एग्जांपल है नहीं, और स्टील का भी कोई अच्छा एग्जांपल नहीं है। सो वेर इन यू नो, आपका जो मेन वो है, हाँ ये अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा ऑड है बट ये अच्छा एग्जांपल है। यू आर इन से डेटा सर्विसेज बिजनेस, डेटा सेंटर के बिजनेस चल रहे हैं, या फिर आप पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप टावर बिजनेस में हो। तो इसमें क्या होता है, आपको पावर बहुत चाहिए होती है, या फिर आप शुगर केन में हो, शुगर इंडस्ट्री में हो, आपको इन सारे काम के लिए पावर चाहिए होती है। तो आप अपना एक पावर प्लांट भी लगा लो साथ में यार, उसी विंसिटी में, उसी एरिया में आसपास, मुश्किल है बट लगा लो, क्योंकि आपको पावर तो खरीदनी ही पड़ेगी, या फिर आप डीजल से चलाओगे। तो आपको इतने सारे तरीके आ रहे हैं आजकल, नॉन फसाइल फ्यूल के आ रहे हैं, इवन फसाइल फ्यूल के भी आ रहे हैं, तो छोटा सा कैप्टिव पावर प्लांट लगा लो। अच्छा याद आ गया मुझे, इवन अगर जो मैं केमिकल बिजनेस में हूँ, हर जगह देखो पावर तो हर जगह लगती है, तो इट्स बेटर कि आप छोटा मोटा पावर प्लांट लगा लो, आसपास में कोई मिले उसको खरीद लो, ठीक है। आई नो कि मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, बट ये इतना सफिशिएंट आपके लिए कि कॉग्लोमरेट वर्टिकल मर्जर, कॉग्लोमरेट मर्जर जो हमने पढ़ा था, अनरिलेटेड। रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया, एक कोई दूसरा ही बिजनेस खरीद लिया उठाते, अब रिलायंस ने आके अगर अदानी ने आके अगर अभी टेलीकॉम बिजनेस खरीद लिया, अदानी में बाय से वोडाफोन या BSNL, तो वो उसके लिए अनरिलेटेड सेगमेंट में आ गया। कॉग्लोमरेट वही रिलायंस या अदानी या मानी या भारती या मित्तल या कुछ ना कुछ ये लोग खरीदते रहते हैं। अदानी ने सीधे अभी NDTV खरीदा था। देखो गाइस देखो बच्चों, मेरे दोस्तों, भोले भाले बच्चों, जब आप बड़े हो जाओगे अभी तब आप ही काम करोगे, क्योंकि टीवी में न्यूज में आप ही बने रहोगे। छोटे लेवल पर भी काम होता होगा, अभी मैंने देखा था ऊपर दुर्गा में, लक्ष्मी फूड सब जानता हूँ मैं, बट वो आपको नहीं पता होगा। तो जो बड़े एग्जाम्पल जब हम देंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अनरिलेटेड बिजनेस, और वैसे भी इसका नाम ही कॉग्लोमरेट दिया। कॉग्लोमरेट क्या होता है? व्हाट, हु विल टेल मी द बेनिफिट और मीनिंग और एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऑफ कॉग्लोमरेट? क्या बोल गया मैं, जो भी। कॉग्लोमरेट कहता है मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेसेस ऑफ वन बिजनेस हाउस। चलो, सच मेजर इन फैक्ट यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस अंडर वन फ्लैगशिप कंपनी। तो आपने वही, अब थापर्स हैं या बिरलाज हैं या टाटा हैं, उन्होंने दो बिजनेस को मर्ज कर दिया। टैक्स बेनिफिट ये मॉड्यूल में नहीं लिखा था, मैंने अलग से लिखा है, टैक्स बेनिफिट के लिए बहुत सारे मर्जर हो जाते हैं। कंजेनरिक मर्जर, सो ये मैंने इसको पढ़ा है, इसका मीनिंग भी थोड़ा, इंग्लिश भी आपको इसकी समझनी पड़ेगी याद रखने के लिए। The merger represents outward movement by acquirer from its current business scenario to other related business activities within the overarching industry structure। अरे क्या तो सर थोड़ा ठीक से बताओगे तो हम भी पढ़ लेते हैं, तो इसको यहाँ से पढ़ते हैं।
through basic technology. Companies are related through basic technology, production process and market. अब फॉर एग्जाम्पल ये आसान है, आप जब मोबाइल बनाते हो, बोर्ड का एग्जाम्पल ले लो, इसमें सबसे अच्छा है, या पहले माइक्रोमैक्स आया था। सो जब आपका मोबाइल जो बिजनेस होता है, आपने पहले मोबाइल स्टार्ट किया, फिर आपने टैबलेट स्टार्ट कर दिया, फिर आपने हेडफोन स्टार्ट कर दिए, फिर आपने ईयरफोन स्टार्ट कर दिए, फिर आपको ये जो मैं डिजिटल पेन स्टार्ट कर दिया, फिर आपका नहीं हुआ तो ये माइक स्टार्ट कर दिया। मतलब एक ही लाइन में एक ही तरह का कस्टमर, मेरा लैपटॉप भी है, फोन भी है, माइक भी लगा हुआ है, ईयरफोन भी पड़ा हुआ है, हेडफोन ऐसे जो भी कहते हैं, पेंसिल भी यूज कर रखी है, एक और लैपटॉप है, और आगे अगर जाओगे तो डिजिटल लाइट भी हो गई। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बुक बनाते हो तो पेन पेंसिल भी बना रहे हो। एनी हाउ, तो पेनजेंट्रिक का थोड़ा मीनिंग देख लेना हिंदी में। गाइस, जिसको तो हमने पूरा हिंदी मीडियम की क्लास बना दिया, लेट्स स्टडी समथिंग इन इंग्लिश आल्सो। सो रिवर्स मर्जर क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था, पब्लिक कंपनी बाय प्राइवेट कंपनी। पब्लिक का मतलब यहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी कह लो, लिस्टेड कंपनी बाय एन अनलिस्टेड कंपनी। दिस इज वन फॉर्म आई कैन से। सेकंड क्या हो सकता है? बिग कंपनी बाय अ स्मॉल कंपनी। तो ये होगा कैसे? आप बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है भाई। कैसे हो सकता है? जो बिग, डिपेंडिंग अपॉन उसके जो प्रमोटर हैं या फाउंडर हैं या मैनेजमेंट है, उनके माइंड में चल क्या रहा है। अब बिग कंपनी वालों को बहुत इशूज हैं, उसको नहीं चल रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। कहता है कि, और वो जैसे टाटा है, टाटा तो चलो नहीं बोलूंगा, तो देखा यार जनरली अगर वो कहीं पे स्टकअप है तो स्टकअप है, अब उनसे कुछ हो नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे? जैसे एयर इंडिया थी, एयर इंडिया को टाटा ने लिया, मेरे ख्याल से उस समय जो एयर इंडिया का एयरलाइन बिजनेस था, वो टाटा से काफ़ी गुना होगा। 40% मार्केट थी एयर इंडिया के पास। बट एग्जाम्पल देते हैं। सो कई बार होता है कि आप उसी लाइन में, या तो जो ये छोटी कंपनी ये ग्रो कर रही है, इसके पास प्रॉफिट भी है, इसके पास ये लोन बहुत कम है, इसको लोन भी मिल जाएगा, तो इसने मार्केट से इसको कहते हैं लिवरेज बाय आउट। इसने लोन लिया, बड़ी कंपनी को खरीद लिया, प्रमोटर को पैसे दिए, वो निकल गए। ये इनडायरेक्टली अपने आप को उसमें मर्ज करा के लिस्ट करा लेगी। इंटरेस्टिंग लग रहा है? प्रमोटर इसके बाहर गए, प्रमोटर किसके बाहर गए? आउट कौन हुए? पब्लिक कंपनी के। अंदर कौन से है? नॉन लिस्टेड कंपनी के छोटे। बट इसने नॉन लिस्टेड को लिस्टेड में मर्ज करा लिया, शेयर होल्डिंग तो इन्हीं के पास आ गई थी ना अभी, तो इसको रिवर्स मर्जर बोलते हैं। आइडियली होना क्या चाहिए? बड़ी कंपनी छोटी को खरीदे। एक्विजिशन आपको पता ही है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ठीक है फाइन। टू ऑपरेट अ टेकन ओवर कंपनी एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। सो समटाइम क्या होता है एक्विजिशन में, आप पुरानी कंपनी को ऐसे भी चलने देते हो, ठीक है। तो ये लिखा होता है, एक्विजिशन के बाद फिर आपको थोड़ा सा नॉर्मल गेन होगा, फिर इंडस्ट्री में गेन होगा, फिर फाइनेंशियल लिवरेज का बेनिफिट होगा, फिर ऑपरेटिंग एंटिटी में ओवरऑल इंप्रूवमेंट होंगे। जैसे आपने इतना टिक मार दिया तो हम खुद ही पढ़ लेते, तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको 2 केमिकल कंपनीज के मर्जर का एग्जांपल दिया था, जिसमें मैं खुद काम कर रहा था। तो केमिकल कंपनी 1, केमिकल कंपनी 2, ये मेरी कंपनी थी, मतलब आई वाज द सीएफओ। अब इसके पास कुछ टेक प्रोसेसेस थे, जिससे इसकी जो रिटर्न ऑन आउटपुट थी या एफिशिएंसी थी, वो इस कंपनी से 20% ज़्यादा थी। मतलब उसी रॉ मटेरियल से 100 यूनिट में केमिकल 2 कंपनी कितने में आती थी? 70 यूनिट में आती थी। ये बनाती थी 90 यूनिट। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है भैया, हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एफिशिएंसी है, इंडस्ट्री नॉलेज या ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सब तभी आता है, कई बार आपको ये मिल जाता है। इसीलिए कई कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, वो एम्प्लॉय से या जो भी कह लो, उनके प्रोसेस ही सॉलिड होते हैं, वो कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर लेते हैं। नीड नॉट नेसेसरी बी रूटेड थ्रू कोड। एक्विजिशन करना है आपको, जैसे मेरी जो कंपनी का एक्विजिशन हुआ, केमिकल 1, केमिकल 2, भाई कोई जरूरी ये एनसी होगा, आई एग्री, नीड नॉट बी रीडेड थ्रू कोड इनिशियली। आपकी कंपनी 1 की जो सेल हो गई, कंपनी 2 ने बाय कर लिया, ये बायर थी,
सारे जो शेयर थे इसके ओनर्स जो थे प्रमोटर्स वो बाहर हो गए, न्यू ओनर्स आ गए जो इसके ओनर्स हैं। उस कहानी की तो कंपनी चल रही है, नो नीड टू गो टू द कोर्ट, शेयर बिक गए। बट अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो ये कंपनी जो है केमिकल वन का नाम ही मार्केट से हटाना है, इसको इसके केमिकल टू में मर्ज करना है, तो मर्ज अगर आप करोगे फिर तो आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। बट to control the company, make the benefit out of the company, to run the company, to actually own the company, you do not need to go to the court. ठीक है। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, गेन फॉर मर्जर और सिनर्जी, ये मैंने बताया था। टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक गेन, कुछ तो आपको प्रॉफिट में गेन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी आपकी, इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाएगी, मार्केट प्राइस आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, या फिर जो आपका कंपटीशन में आप डिस्काउंट देते थे वो नहीं देना पड़ेगा। सो इकोनॉमिक बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब कंबाइंड एंटिटीज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, दोनों एंटिटी का टोटल में आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द सिनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड स्टैंडअलोन एंटिटी ऑफ टारगेट जो बिक के आ रही है, वैल्यू ऑफ सिनर्जी इज द कंबाइंड वैल्यू। एक 100 की थी, एक 75 की, जब दोनों मिल गई तो 175 की होगी। एक्विजिशन नीड नॉट बी मेड विद सिनर्जी इन माइंड, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, आपको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अपफ्रंट सिनर्जी दिख ही रही हो। देखो अब जैसे टाटा और वो है अपना जो भी था वो विस्तारा, मतलब टाटा का मतलब एयर इंडिया, एयर इंडिया। सो देखो अपफ्रंट तो सबको नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग रन में जब उनको लगेगा कि यार कंबाइन तो एक ही होता है, लाइसेंस एक होता है, स्टेटस एक होता है, सीएफओ एक चाहिए, लॉन्ग रन में, और उसके प्रोसेसेस कैसे हैं, एयर इंडिया को भी उन्होंने सिखा दिया कि उनको काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ एक पुराने जो प्रोसेसेस होंगे एयर इंडिया में, जो पुराने जो बचपन से चलाते आ रहे हैं लोग उनका, सो तो बाद में आपको बेनिफिट, ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट्स आर बिग सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सो ऐसा नहीं है कि भैया अभी अभी के अभी मुझे बेनिफिट चाहिए, वो बेनिफिट आपको ओवर पीरियड भी मिल सकता है। चलो 45 मिनट हो चुके हैं, आगे भी बढ़ना है। स्कीम ऑफ अमेलगामेशन, सो ये मैंने सीएलडीपी के सेशन में दिया हुआ है, बट मैं क्विकली बता देता हूँ। जब दो कंपनियों को, ये आता है सिर्फ मर्जर में अमेलगामेशन, जब दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, एक सेलर है एक बायर है, तो एक कंबाइन स्कीम बन जाएगी। ये एनसीएलटी का सारा प्रोसेस है। आपको एक कंबाइन स्कीम बनेगी, स्कीम ऑफ मर्जर, जो आपको सारे क्रेडिटर्स को, पब्लिक मतलब जो भी लेंडर्स हैं सबको 30 दिन पहले देनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको एनसीएलटी को भी देनी पड़ेगी। एनसीएलटी भेजेगा, एनसीएलटी की जो फर्स्ट हियरिंग होगी वो सबको नोटिस निकाल देगा। अगर कोई इशू नहीं है, क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, दोनों की मीटिंग में अगर कोई इशू नहीं है, फिर क्या कहते हैं, साथ ही साथ में एनसीएलटी बाकी जो अपने सेक्रेटेरियल प्रोसेस हैं एमसीए के, आरडी के, वो कंबाइन करेगा। बट इन सारी चीज़ों को करने के लिए स्कीम चाहिए, तो स्कीम में लिखा क्या होगा, कौन बायर है कौन सेलर है, कितने के शेयर्स बिक रहे हैं, प्राइस क्या आ रहा है, प्राइस कंसिडरेशन पे कैसे होगा, एसेट्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, लाइबिलिटी कैसे ट्रांसफर हो रही है, इज देयर एनी लाइबिलिटी विच इज नॉट बीइंग टेकन ओवर, इससे किसी किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्यों कर रहे हो, रैशनल ऑफ मर्जर, क्योंकि ये सरकार की नज़रों में भी आ रहा है ना, दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं। देखो कम वर्ड से सरकार तो सरकार ही होती है, अगर उसके बाद अगर आप किसी एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, सारी चीज़ें आपको स्कीम में लिख के देनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, मैं एक स्कीम भी एज ए सेक्रेटेरियल प्रोसेस अपलोड कर दूंगा। आई एम सेइंग सेक्रेटेरियल अगेन, वैल्यूएशन होगी जो सीए कराता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस चैप्टर में इतना नहीं लिखा, प्रैक्टिकल लाइफ में सीए ही सारे काम कराते हैं, सीए दोनों मिलके काम करते हैं। इट्स ए प्रोफेशनल थिंग, जो जहाँ पे बैठा, जो चेयर पे बैठा होता है वो काम कराता है जनरली। आजकल जो बड़ी कंपनी है उसमें जो सेक्रेटेरियल प्रोसेस हैं, जो एनसीएलटी से डायरेक्ट डीलिंग के प्रोसेस है, वो सारा सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट करता है, इन एसोसिएशन और इन कोऑर्डिनेशन विद द फाइनेंस। ठीक है, ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेंजिंग फाइनेंस, भाई पैसा कहीं ना कहीं से तो लाओगे ना। जैसे ही आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, आपका काम होता है, आपका काम हो गया पैसा लेके आओ, लीगल सेक्रेटेरियल को अपना काम करने दो, आप पैसा लेके आओ। या तो आप अपने फ्री कैश से दे रहे हो जिसके चांसेस कम है, या फिर आप लोन लोगे। अब जैसे कि अभी एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया था, ठीक है, तो क्या किया उसने, जो भी 41 बिलियन या जितने बिलियन उसने दिए,
उसने अपने अपने टेस्ला जो उसकी दूसरी कंपनी है उसके शेयर्स बेचे, कुछ उसने अपने जो पर्सनल वर्थ है वहां से निकाला, कुछ उसने लोन लिया। अल्टीमेटली लोन ही लेना पड़ता है। जो मेरी भी दोनों केमिकल कंपनियां जो मैंने बेची थी 1000 करोड़ के आसपास, तो भाई प्रमोटर ने 300-400 करोड़ अपना दिया। 300-400 करोड़ उस प्रमोटर ने अपनी कंपनी में बायर में लोन लिया, और 300-400 करोड़ 300-400 करोड़ उसने जो सेलर कंपनी थी उसमें बात कर ली कि वो लोन बढ़ाएगी। ये कैसे हुआ? हो जाता है, मैं स्कोप था उसने ले लिया। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? ठीक है, साइड बाय सीएफओ। देखो भैया सीएफओ ही बनना है आपने। सीएफओ का मतलब फाइनेंस का नंबर 1, और एटलीस्ट अ पर्सन हु विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई जरूरी नहीं है बड़े ग्रुप में 50 सीएफओ होते हैं, बट फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फाइनेंस साइड यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ टू पे फॉर द एक्विजिशन, कैश और स्टॉक। और तीसरा है, उसको कन्विंस करा लिया आपने सेलर को, यार मेरी कंपनी के शेयर ले, फायदे में रहेगा। जो बेनिफिट होगा, इसको भी जब हम खरीद रहे थे तो जो प्रमोटर थे, जो सेलर थे, उन्होंने बहुत कन्विंस कराया, जो बायर थे उन्होंने बहुत कन्विंस कराया सेलर को कि आप 24% स्टेक ले लो, मेरी कंपनी में शेयर ले लो। उन्होंने नहीं लिया। जैसे ही 2018 में हमने सेल किया, वो कंपनी रॉकेट चली गई, नीचे आ रहा है बट एक्चुअली ऊपर जा रहा है, से 200% प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। सो द सेलर लूज आउट। सो समटाइम्स सेलर ऑल्सो consciously try and keep some stake in the buyer group so that they also get the benefit. They may not, that's their choice, their strategy, but it's just one form. However, cash payout is significant. All equity deal हो सकता है। अब देखो ये सब आपसे पूछेंगे, यूआर सीएफओ, आपसे पूछेंगे सर आप कैसे फाइनेंस कर रहे हो, मल्टीपल कॉम्बिनेशन, ऑल इक्विटी डील, कैश डील, यू नो कुछ अपने उसको, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, जितने भी प्रोडक्ट आप सोच सकते हो। 50 मिनट का सेशन हो चुका है, और डिटेल में बताता मैं। सो जितने भी तरीके की फाइनेंसिंग हो सकती है, हर फाइनेंसिंग विल हैव देयर ओन फीचर्स। कुछ एक बार मतलब होती है ऑल इक्विटी डील, हमने बहुत सारी ऑल इक्विटी डील की हैं। ऑल कैश पे आउट भी किया है, हमने बहुत कैश पे आउट भी किए हुए हैं। हमने मतलब मैंने टेक ओवर डिफेंसिव टेक्टिक्स। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये आपको एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्विजिशन इज अनफ्रेंडली, नॉर्मली एक्विजिशंस आर फ्रेंडली, नॉर्मली एक्विजिशंस आर फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि भैया जो सेल कर रहा है उसको भी तो पैसे मिल रहे हैं, उसकी भी टेंशन खत्म हो रही है। बट समटाइम दे कैन बी अनफ्रेंडली, एज आई वाज ट्राइंग इन द बिगिनिंग, टेक ओवर। तो इसमें वही है, क्योंकि देखो भाई कंपनी कैसे चलती है, मैनेजमेंट है, उसके ऊपर बोर्ड है, अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर है। तो जब आपका शेयर होल्डर बोर्ड मान ही नहीं रहा है, तो फिर आप दोनों लिस्टेड कंपनी जो मार्केट में 5-5% जो सेबी के रूल्स हैं खरीदने लगोगे। तो टेक ओवर स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रीट स्वीप, दिस रेफर टू द टेक्निक वेयर एक्वायरिंग कंपनी accumulate large number of share target before अब बातें चल रही थी ना, चलो खरीदते रहे खरीदते रहे खरीदते रहे, जब तक वो मेरे पास फाइनल टेबल पे बैठेंगे तब तक मैं 5-6% तो वैसे ही खरीद लूंगा। बियर हग, टारगेट कंपनी टू मेक एन ओपन ऑफर, द बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी एग्रीज फॉर सेटलमेंट। उसके बाद वो कहते हैं कि सेटल कर लो यार मेरे साथ, कितने में देनी है, विद चेंज ऑफ कंट्रोल। मतलब आप मुझे दे दो, जब पब्लिक में जाके आप ऑफर करोगे कि मैं इसको खरीद, क्यों आप लोग पब्लिक से कैसे खरीद सकते हो? गुड क्वेश्चन। पहले और दूसरे का आंसर देता हूँ। देखो कंपनी 1 है, सेलिंग कंपनी की बात करते हैं। सेलिंग कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसमें जो प्रमोटर है, अभी को टाटा के जितने ग्रुप है, आई थिंक 20-25% पर टाटा ने पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रखा है। तो जनरली से प्रमोटर के पास 40% है, 60% तो पब्लिक के पास है ना, पब्लिक के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास है, इन्वेस्टर्स के पास है। आप इस पे ट्राई करोगे, ठीक है। जब आप ये पब्लिक से अपने ऑफर दिया तो ये बोर्ड अपने आप आ गया आपके पास कि छोड़ो यार अब मेरे ही ले लो, छोड़ो 60 का छोड़ो, अब मेरे से ही ले लो डायरेक्ट, ठीक है। अंडरस्टूड गाइस, आई होप सो। स्ट्रेटजी अलायंस कर लिया आपने, आपने उसको पार्टनरशिप ऑफर कर दिया था, यार ये 40% मैं तेरा ले रहा हूँ, मेरे को कुछ कंपल्सन है, आई लाइक द बिजनेस, आई हैव सर्टेन कंपल्सन, आई वांट टू ग्रो फास्ट, इफ यू आल्सो वांट टू, लेट्स कम एंड हैव, लेट्स शेक हैंड्स। कहने की बात है। अगर टेक ओवर मतलब वो नहीं बेचने के तैयार है तो उसको एक बार कोशिश तो करो, बट अल्टीमेटली शायद वो ना चले, आपको यहीं से लेना पड़े। अगर ये हो गया तो फिर वो टेक ओवर में नहीं आएगा, बट ये सब थ्रेट करना है, पार्ट ऑफ टेक ओवर ही है। ब्रांड पावर आप दिखा दो इन दैट वे।
एंटरिंग इनटू एनालाइज, आप उसको बता दिया कि जिससे आपके सप्लायर हैं उनसे भी मेरी पार्टनरशिप है, वो खरीद लिया मैंने, आपका बिजनेस हो सकता है। डिफेंसिव, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। डाइवेस्चर, डाइवेस्टमेंट, और जब तक वो मुझे खरीदेगा मैंने बेच ही दिया, स्पिन ऑफ कर दिया। क्यों करेगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, उसको पर्सनल बंदे को कि भैया मुझे इस बंदे को नहीं बेचना। क्राउन ज्वेल, कुछ एक बिजनेस में क्या होते हैं कि उसका जो मेन फोकस, हम पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, पूरी कंपनी खरीद रहे हैं, उसका एक पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, सो उसको हम बोलते हैं क्राउन ज्वेल। आपका एक बहुत बड़ी कुछ प्रॉपर्टी थी, या आपका एक बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर था, या आपका एक बहुत बड़ी कोई सब्सिडरी थी, आपने उसको ही बेच दिया, सो सम सॉर्ट ऑफ डाइवेस्टर में पूरा ही आ गया, इसमें आपने मेन एसेट निकाल दिया। पॉइजन पिल, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, बट आपने इसको अनअट्रैक्टिव बना दिया पोटेंशियल, कुछ अपने बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया आपने, या फिर आपने कुछ ऐसे डिबेंचर्स ले लिए या लोन ले लिए जो कि बहुत हाई हैं, हाई रेट पे आ रहे हैं, अब जो कंपनी खरीदेगा उसकी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी ना ये। पॉइजन पुट, बॉन्ड दैट इनकरेज होल्डर्स टू कैश एट द राइट प्राइस, अपने वही मतलब अपने देखो, आप जब आप कोई कंपनी खरीदने जा रहे हो उसकी इक्विटी खरीदोगे ना, तो इक्विटी तो एक पार पे दिखते रहती है, बट जो ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल इसमें वर्ड नहीं लिखा बट कन्वर्टेबल ही है, अगर उसकी बैलेंस शीट पे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं तो बाद में वो किस प्राइस पे कन्वर्ट होंगे, इससे जो बायर है ही हैज टू बी ही हैज टू अंडरस्टैंड कि बाद में कहीं ऐसा तो ना उसको और ज्यादा पैसे देने पड़े और फालतू के शेयर होल्डर आके बैठ जाएंगे उस समय। ठीक है, ये ग्रीन मेल का मतलब आपने उसको एक बता दिया कि भाई तू मुझे एक्वायर मत कर, तुझे क्या चाहिए, जैसे मैं यूक्रेन का एग्जांपल दे रहा था, रियली बैड एग्जांपल फ्रॉम माय साइड, मेरे अगेंस्ट केस भी हो सकता है, वही उसको बता देता रसिया को कि तुझको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, यू डोंट वांट मी टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, आई विल नॉट हैव इट, कहानी खत्म। यू डोंट वांट मी टू हैव अ टाई अप विद दी से नाटो, मैं नहीं करूंगा, तो आपको उसको, और ये थोड़ा सा उल्टा आ गया, आप उसको बता दो भाई कि भैया आप कुछ ना कुछ, हाँ वही है कि दो चार चीजें मैं ऐसी करूंगा जिससे कि आपको फायदा होगा, तो आप मुझे एक्वायर मत करो। व्हाइट नाइट, ये भी नहीं समझ में आता। एक्वायर्ड बाय अ फ्रेंडली कंपनी टू एस्केप फ्रॉम द हॉस्टाइल रिक्रूटर, उसने बोला यार देख कैसा है, तो प्रमोटर ग्रुप पे होता होगा, अपने मूवीज देखी हुई हैं, तीनों बड़े बड़े लोग हैं, चार पांच बड़े लोग हैं, उसने बोला यार ये ना मैं तो क्या कहते हैं, मुझे तो अदानी खरीद लेगा, उससे पहले उसने अंबानी को बेच दिया। ठीक है, वाइट शेयर, सारे शेयर अपनी कंपनी दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू टेक ओवर। ठीक है, एक चीज रह गया यार कहीं पर, हाँ गोल्डन पैराशूट, आई वॉन्ट टू बी इन दिस पोजिशन, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी इन दिस पोजिशन। आप जैसे अभी जब ट्विटर खरीदा था एलॉन मस्क ने, पराग को कितना रुपए दी, $100 million गाइस, क्योंकि उसको hefty compensation to its managers if they get outside। जब कोई बंदा कंपनी खरीदता है ना, कोई भी बंदा कंपनी खरीदता है जनरली, देखो अगर सीईओ और सीएफओ अगर ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल है, कंपनी छोटी है और आपने ये सेलर के वो हो गए तो ठीक है, अदरवाइज जनरली इनको 2 से 3 महीने में निकाल देते हैं, क्योंकि देयर आर सम सीक्रेट्स विच आर नोन बाय दीज गाइज ओनली। तो निकालने का मतलब कि भैया आप जाओ, आप फॉर अस यू आर ऑल्सो प्रमोटर, जनरली मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रमोटर ग्रुप इनको रिटेन कर लेता है, क्योंकि अगर प्रमोटर ग्रुप ने पैसे बनाए सेल पे तो उसमें काफी कंट्रीब्यूशन इन दोनों का भी था। बट अगर आप कंपनी बेचना ही नहीं चाहते, आपने सीईओ के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया या सीएफओ कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कोई मेरे को जबरदस्ती खरीद लेगा तो आपको, और आपको निकालेगा तो आपको हेफ्टी कंपनसेशन मिलेगी। पैकमैन डिफेंस जैसे आप ताश तूश खोलते हो ना, पैक कर दिया, कॉन्फिडेंस इतना, आपके पीछे बायर लगे हुए हैं दिल खोल के, मतलब टेक ओवर करने के लिए, आपने बोला मैं तेरे को खरीदूंगा, जेब खाली पड़ी हुई है, दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ पैकमैन डिफेंस, काउंटर स्ट्रेटेजी। सब पैरा पढ़ो, समझ में आएगा, मेरा वीडियो खोल खोल के पॉज करके एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। रिवर्स मार्जिन पे क्वेश्चन आ चुका है, स्मॉलर कंपनी गेन्स कंट्रोल ऑफ ए लार्जर एंटिटी, मैंने ठीक से समझा दिया। द एसेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर ग्रेटर देन द ट्रांसफर कंपनी, इक्विटी कैपिटल टू बी इशूड बाय द ट्रांसफर कंपनी पर्सन टू द एक्विजिशन एक्सीड्स इट्स ओरिजिनल इशूड कैपिटल। सो जो छोटी कंपनी है, अगर उसकी कैपिटल से सपोज नंबर ऑफ शेयर में बात करते हैं, उसके पास 100 करोड़ शेयर थे, अब वो 200 करोड़ शेयर और इशू कर रही है,
ठीक है, इन चेंज ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर कंपनी थ्रू माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सो ठीक है, मतलब बेसिकली जो बड़े शेयर होल्डर थे वो छोटे हो जाते हैं, बैकडोर लिस्टिंग हो जाती है। बैकडोर लिस्टिंग क्यों हुई? क्योंकि आपने छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को खरीद लिया उसके शेयर, वो शेयर जो बड़ी कंपनी के थे ऑलरेडी ट्रेडेड थे, तो इनडायरेक्टली आपके शेयर भी उसमें ट्रेड हो गए। आपको अब बोलोगे ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, पढ़ लो। दिस काइंड ऑफ मर्जर हैज बीन स्टार्टेड एज एन ऑल्टरनेट टू गो पब्लिक, विदाउट इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंसेस एंड पासिंग थ्रू द कंबर्शन प्रोसेस। देखो अगर आप नॉर्मल आईपीओ लेके आओगे, आप 6 से 8 महीने का काम है। आप ऑफरिंग मेमोरेंडम बनाओगे, लीड मैनेजर अपॉइंट करोगे, BRLM वट एवर यू कैन कॉल इट, फिर आप बहुत सारे सेबी का अप्रूवल लोगे, NSE का अप्रूवल लोगे, जनरल पब्लिक का अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद आप जो भी नया फॉर्म ऑफ एंड ऑल दैट स्टफ, बैंकर से आप प्राइस डिस्कस करोगे, क्या प्राइस है, सीधे आपने कंपनी खरीदी, प्राइस ट्रेडेड है, कहानी खत्म। इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब इजी क्या हुआ, एक बार आप लिस्टेड हो, उसके बाद आप FPO लाओ या जो भी लाओ आप करते रहो, टैक्स बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड मिल ही जाएगा आपको अगर उस कंपनी में, क्योंकि अगर वो कंपनी सेल कर रही है इसका मतलब देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। वन कैन बी कि आपकी एंटिटी अगर एज इज चलते रहेगी, कंपनी चलते रहेगी, कंपनी बंद तो नहीं हो रही, सिक बाइफर में तो नहीं जा रही, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएंगे। चीपर एंड इजी रोड बार बार बता दिया। डाइवेस्टर मैंने बता ही दिया। सेलर्स पर्सपेक्टिव, सेलर का क्या पर्सपेक्टिव होता है यार, बेडली पॉइजन, कई बार सेलर फंस जाता है, तो इस चक्कर में चलो आप इसको बाद में करेंगे, 1 घंटा हो चुका है गाइस। सो व्हाट आई सेड, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई टोल्ड यू 20% इसमें थ्योरी का एक क्वेश्चन आने का कंसेप्ट चांसेस बन रहे हैं एज पर स्कैनर, तो आप इसकी थ्योरी मिस नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बताऊं, बट आई नो आई वाज टू सम एक्सटेंट फास्ट, given I am also focused to not waste your time, come directly to the practical, but अब इतनी उम्र हो चुकी है कि मुझे पता है कि जब तक बच्चे को यही नहीं पता चलेगा रिवर्स मर्जर होता है, क्वेश्चन कैसे करा दूं, तो एक बार कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। जो काम बाद में हमें 2 घंटे में करना है वो बाद में 1 घंटे में हो जाएगा, प्लस टोटल ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना था, तो आपका टाइम बच रहा है। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा, डिटेल भी मैं वीडियो सारे बनाऊंगा, बट एक एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एक रेगुलर होगा। जनरल इंडस्ट्री की नॉलेज यार वो तो लेते ही रहो, मैनी ऑफ यू आर फॉलोइंग द मार्केट रेगुलरली। चलो guys, I'll see you soon. Subscribe to the channel. It's a free right now, free education, class free education from a renowned treasury professional. मतलब आपको बच्चा तो कोई भी पढ़ा देगा, बट CA, CS, ICAA, LLB, IIM, ISB, सोलो 20 years of treasury experience, ऐसा टीचर बहुत कम मिलता है। तो just subscribe to the channel and see you soon. All my very best wishes for your continuous studies. All the all the very best, guys. Thank you so much.